नमस्कार दोस्तों, स्टडी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केशरवानी और हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त फ्लो में आ चुकी है, बहुत ही अच्छे से चल रही है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना नरम दल और गरम दल के बारे में। आज हम जानेंगे बंगाल विभाजन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके बाद देखेंगे नरम दल और गरम दल में फूट। ये जो इमीडिएट रीजन आप इनको कह सकते हैं नरम दल और गरम दल में फूट के बारे में। अभी हमने सूरत स्प्लिट नहीं पढ़ाया जो कि होता है 1907 में। देखिए, 1905 में होता है बंगाल पार्टीशन, 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और 1907 में होता है सूरत स्प्लिट, जिसमें होता है गरम दल और नरम दल में फूट पड़ जाती है। लास्ट क्लास में हमने गरम दल नरम दल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट रीजन पड़ जाते हैं बंगाल पार्टीशन और मुस्लिम लीग की स्थापना, किसके लिए? सूरत स्प्लिट के लिए। गरम दल वाले चाह रहे थे अगर आप एग्रेसिवली अंग्रेजों के साथ बात नहीं करेंगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा, और गरम दल वाले कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाते हैं और फाइनली सूरत स्प्लिट हो जाता है। तो आई होप आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगी। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन 1905, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, और अपने इतिहास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय कह सकते हैं आप। इसको आप जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो आइए देखते हैं बंगाल पार्टीशन। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। कुछ चीजें जान लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि हमने आपको बताया था 1857 की क्रांति का इफेक्ट हुआ था अंग्रेजों के ऊपर, मतलब अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी। अंग्रेजों के अंदर एक डर बैठ गया था कि कहीं ना कहीं भारतीयों ने दोबारा वैसा कुछ कर दिया तो अंग्रेज को भागना पड़ जाएगा। ये हम पिछली कई क्लास से रिपीट करते आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यही इंपैक्ट पड़ा था अंग्रेजों के ऊपर। हमने लिटरली मतलब डायरेक्टली युद्ध नहीं जीते थे, कोई उनको लैंड से भगाया नहीं था, लेकिन हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो चुका था। अगर हम एकजुट होकर फिर से लड़ते तो अंग्रेज भाग जाते। अंग्रेजों के अंदर डर बिठा दिया था कि अगर अब हमने दोबारा इस तरह का कुछ, आपने कुछ अगर ऐसा किया और हमने दोबारा अगर कर दी क्रांति तो आपको भाई भागना पड़ जाएगा। तो अंग्रेजों का ये डर कंटिन्यूअसली चला आ रहा था, आगे भी चलेगा, आगे भी हर लेक्चर में हम इसको रिपीट करते रहेंगे। और ये इन्हीं के इफेक्ट थे जो ये सब काम हो रहे थे। तो उसी में सबसे ज्यादा चीजें पिछले 50 सालों से कुछ वर्क कर रहे थे, कुछ चीजें इनकी काम नहीं कर रही थी। फाइनली इनके दिमाग में एक चीज आया कि यूनिटी को तोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ा जाए। और उसका इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या करते, जगह डिवाइड कर दो, यानी जहां मुसलमान लोग रहते हैं उनको अलग कर दो, जहां हिंदू लोग रहते हैं अलग कर दो, जिससे कि आपस में ना तो ये मिलेंगे ना ही इनका भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा। तो उसके तहत ये प्लानिंग आई बंगाल विभाजन की। तो देखिए, बंगाल विभाजन होता क्या, आपको उस समय की बात बता दे। ये अपना भारत का मैप में एक जनरल वे में बना दिया, ठीक है। ऊपर का ये हो गया। देखिए अब क्या होगा, ये ऊपर का बंगाल, आज का जो यूपी है, उस समय आपको बंगाल बता दे, आज का बंगाल बिहार उड़ीसा, ये आप समझ लीजिए पूरा का पूरा, और इधर का जो बांग्लादेश है ये सब मिला के हुआ करता था बंगाल, पूरा बड़ा सा। यानी बंगाल बिहार उड़ीसा, यूपी का भी कुछ पोर्शन मान लीजिए उसमें इंक्लूड था, इतना बड़ा। तो और साथ में बांग्लादेश, असम का कुछ पार्ट, ये सब मिला के हुआ करता था अपना कंप्लीट बंगाल, इतना बड़ा था। तो इन्होंने हवाला दिया एडमिनिस्ट्रेशन का अंग्रेजों ने कि हम प्रशासन नहीं चला पा रहे, ये बहुत बड़ी जगह है, इसको टुकड़ों में बांटो। जैसा कि अभी बांटा जाता है, हमारे राज्य बांटे जाते हैं। यूपी को बांट दिया गया था, उत्तराखंड में अलग कर दिया गया था। पहले उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए अलग अलग कर देते हैं, उन्हीं से सीखे आप कह सकते हैं। तो ये हवाला दिया गया और दो भागों में तोड़ा गया, लेकिन इनका मकसद क्या था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट साइड है बांग्लादेश तरफ, इधर तरफ वेस्ट साइड है, इधर रहते थे मुस्लिम मेजॉरिटी, और जो इधर बंगाल बिहार उड़ीसा तरफ थी उधर थी हिंदू मेजॉरिटी। है थोड़ा थोड़ा सब में थे, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर ली जाए, मेन इधर क्या है, मुस्लिम है, और इधर क्या है, हिंदू है। तो इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम वाला पोर्शन है उसको बोल देंगे वेस्ट बंगाल, और जो ये इधर वाला पोर्शन है इसको बोल देंगे, सॉरी, जो ये मुस्लिम वाला पोर्शन है इसको बोल देंगे ईस्ट बंगाल, और जो ये हिंदू वाला पोर्शन है इसको बोल देंगे वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल में कौन कौन आ रहा है, बंगाल बिहार उड़ीसा, जो ये रीजन है पूरा का पूरा, और इसकी कैपिटल क्या होगी, कलकत्ता होगी। और जो इधर का रीजन है इसमें कौन सा आ रहा है, असम आ रहा है, और बांग्लादेश वाला जो रीजन आ रहा है, और इसकी कैपिटल क्या होगी, ढाका होगी। देखिए जो आज भी वहां की बांग्लादेश की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल क्या होगी, ढाका होगी। इस तरह उन्होंने तोड़ दिया दो भागों में बंगाल को, बंगाल का विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग तोड़ दिया। उनसे बोल दिया आप अपना रीजन देखिए, आप अपने इस रीजन के भले के बारे में सोचिए, और इनसे बोल दिया अपने रीजन के भले के बारे में सोचिए। तो लोगों को लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा था, इसका विरोध तो होना था।
और बहुत ही तगड़ा विरोध हुआ, बहुत ही बेहतरीन विरोध हुआ। आप कह सकते हैं यहां से थोड़ा एक्टिव रोल में आ गए थे गरम दल वाले, बहुत ही अच्छे से विरोध होना शुरू हो गया था। कुछ फैक्ट जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उस समय जो हमारे वायसराय थे इस समय भारत में तो वो थे लॉर्ड कर्जन। हमेशा आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बंगाल पार्टीशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। बंगाल पार्टीशन के समय कांग्रेस का सेशन कहां पर आयोजित हुआ था बनारस में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, हमने कल ही बताया। तो जो भी, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, इसके आसपास की चीजें तो पूछी जाएंगी एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। जो बंगाल का जो कांग्रेस का सेशन था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वायसराय है उस समय वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय एक कमेटी बनती है एंड्रू फ्रेजर कमेटी जिसको बोलता है, इन्होंने रिफॉर्म भी लाया था 1902 में, पुलिस रिफॉर्म फिर से एक बार बनाई जाती है बंगाल विभाजन के लिए, एंड्रू फ्रेजर कमेटी, इन्होंने बंगाल विभाजन किया। तो देखिए हमने आपको बता दिया बंगाल विभाजन कैसे किया गया। इस रीजन को बोल दिया गया वेस्ट बंगाल, इस रीजन को बोल दिया गया ईस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल बना दी गई कलकत्ता, इसकी कैपिटल बना दी गई ढाका। इसमें होंगे मेनली मुस्लिम लोग, इसमें होंगे मेजोरिटी में हिंदू लोग, ठीक है। अब देखिए आगे, इसका विरोध हुआ बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के, बहुत ही भयानक वे में कह सकते हैं हुआ। पूरी तरह से हम लोगों ने अंग्रेज अपोज कर दिया अंग्रेजों का, और स्वराज की भावना फैलाने लगे, स्वदेशी की भावना फैलाने लगे। तो कुछ के इंपॉर्टेंट इनके एक्ट जान लेते थे कि उस समय कुछ न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए जा रहे थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक पब्लिश किया था हितावड़ी, आपके एग्जाम में आता है, ये फैक्ट्स भी है साथ साथ आप समझते चलिएगा। हितावड़ी इन्होंने एक पब्लिश किया था, एक जनरल कह सकते हैं मैगजीन, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो उसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों के बीच कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हम लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली भाषा नहीं है, बंगाली उनके मैगजीन का नाम था, ठीक है, बंगाली नाम की एक मैगजीन निकाली। कृष्ण कुमार मित्र ने निकाली संजीवनी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस वजह से हमने कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिए। इतने ही नहीं थे, और भी बहुत सारे थे, न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, बुक और मैगजीन सब कुछ छापी जा रही थी कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अंग्रेज हमारे साथ क्या करे, इनका विरोध करो। वंदे मातरम पहली बार मास में गाया गया, इसके पहले 1896 में गाया गया था, हमने आपको बताया था जब कांग्रेस सेशन पढ़ा रहे थे, इंपॉर्टेंट सेशन था, कलकत्ता में हुआ था। लेकिन इस बार पहली बार मास में गाया गया, बहुत सारे लाखों लोग ने मास में गाया वंदे मातरम, यूनिटी दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं। राखी का फेस्टिवल हुआ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए, सब लोग आपस में राखी बांध रहे थे, हिंदू मुस्लिम आपस में राखी बांध रहे थे यूनिटी दिखाने के लिए। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव में बाल गंगाधर तिलक जाकर स्पीचेस देते थे, क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा होती थी। गणपति महोत्सव का आज भी आप देखते हैं महाराष्ट्र में कितने लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, उस समय भी भीड़ जमा होती थी, इतनी नहीं होती थी। शिवाजी फेस्टिवल में भी जमा होती थी, तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक जाकर अवेयर करते थे माइक लेकर। लेकिन ये इनको भारी पड़ गया, इन पर बहुत ही आरोप लगते हैं आगे चलकर कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हिंदूवादी और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने गणपति और शिवाजी महोत्सव में जाकर ऐसी स्पीचेस दी। लोगों ने अंग्रेजों ने मुस्लिम को भड़काना शुरू किया कि देखिए इनको बाल गंगाधर तिलक को, जो आपके गरम दल के लीडर हैं, ये हिंदुओं को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं के फेस्टिवल में जाते हैं, आपके फेस्टिवल में आते हैं रमजान में, ऐसी कुछ इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे। इनको आगे चलकर बोला गया था अशांति का जनक भी बोला गया, किताब पूरी लिखी गई इनके ऊपर। ये क्वेश्चन आज भी दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशांति का जनक किसे बोला जाता है। अरे किसी अंग्रेज ने लिख दी थी ये बुक अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक, तो क्या हम मान लेंगे? हमारी यूपीएससी में आज भी क्वेश्चन आ जाता है अशांति के जनक किसे बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक, हमें मजबूरी में लगाना पड़ जाता है। अब देखिए विरोध कितने तरह, उसका इंपैक्ट देखिए और क्या इंटेंसिटी थी विरोध की, ये देखिए। इकोनॉमिकल इंपैक्ट देखिए, कितना इकोनॉमिकल वे में हमने उनका विरोध किया कि हम सेल्फ रिलायंस होना शुरू हो गए, आत्मनिर्भर, जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनना, मोदी जी वाला, बिल्कुल वैसा ही। विदेशी चीजों का अपोज करो, आत्मनिर्भर बनो, अंग्रेजों की चीजों का हम यूज नहीं करेंगे, जो भी करेंगे खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद के कपड़े पहनेंगे, कॉटन खुद, गांधी जी वाला आपने चरखा देखा था, हालांकि गांधी जी अभी यहाँ पर नहीं आए, लेकिन खुद की कॉटन इंडस्ट्री से बने हुए कपड़े पहनेंगे। टेक्सटाइल मिल, देखिए आ ही गया कॉटन की बात, टेक्सटाइल मिल खुली, काफी टेक्सटाइल मिल खोली गई, अंग्रेजी कपड़ों का विरोध हुआ, इंडस्ट्रीज हर चीज की लगभग खोली गई। पीसी राय ने एक बंगाली केमिकल फैक्ट्री खोली, मतलब हर फील्ड में इकोनॉमिक, जो हम बाहरी एक तरह से बाहर पैसा नहीं जाने देंगे, अंग्रेजों को पैसा नहीं जाने देंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इकोनॉमिकल ये इंपैक्ट पड़ा, हम यहां से ये करना शुरू कर दिए। स्वदेशी की तरफ हम मूव करने लगे, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट खोलने लगे, स्वदेशी स्कूल, अपनी लोकल भाषा में पढ़ाएंगे, अपनी चीजें पढ़ाएंगे, हमें अंग्रेजी गवर्नमेंट स्कूल की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं कुछ कल्चरल इंपैक्ट क्या होता है। हम अपनी लोकल जो चीजें थी जो उसको बढ़ावा देने करने लगे, जैसे मोदी जी नहीं करते हैं, कई मेले लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेयर को, जहां पर लोकल चीजें आती है, बाटी चोखा या लोकल पेंटिंग्स आती हैं, मतलब छोटे छोटे जो वर्क होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है।
तो वैसे ही एलोरा पेंटिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा, राजपूत ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया जाने लगा। अपने जो साइंटिस्ट थे जेसी बोस, इन्होंने कैस्कोग्राफ की खोज कर दी, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने। तो ये सब चीजें होने लगी, यानी कल्चरल वे में भी हम इंप्रूव होने लगे, आत्मनिर्भर होने लगे। पॉलिटिकल वे में की बात करिए, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा महिलाओं के ऊपर। महिलाएं भी एक्टिव रोल प्ले करने लगी अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में। वो भी जागरूक होने लगी कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और लोगों को तरफ अपना लोगों को बताने लगी, अवेयर करने लगी, उनके तक भी चीजें पहुंचने लगी। गवर्नमेंट स्कूल का बायकॉट हो गया। तो ये इंपैक्ट था अंग्रेजों के ऊपर, जो इमीडिएट इंपैक्ट पड़ा बंगाल विभाजन का। बहुत ही जबरदस्त विरोध हो रहा था, जैसा कि हमने बताया, बहुत ही इंटेंसली, बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ विरोध किया जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, जब इतना तगड़ा विरोध होगा तो अंग्रेजों का आवाज तो पहुंचेगी भाई। और सबसे बड़ी बात, पैसा, इकोनॉमिक विरोध भी हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया। तो अंग्रेजों तक आवाज पहुंचती है, और 1911 में फाइनली जाके वो बोल देते हैं कि हम बंगाल विभाजन रद्द कर रहे हैं। रद्द कर भी देते हैं, लेकिन तब तक इनका मकसद सॉल्व हो चुका था, पूरी तरह से इनका मकसद सॉल्व हो चुका था अंग्रेजों का। ये करना क्या चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाह रहे थे, हो गया। 1906 में हिंदू मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम अपना सोचने लगते हैं, उनको भड़का दिया जाता है कि देखिए, जैसे हमने बताया बाल गंगाधर तिलक का इंसिडेंट बताया आपको, कि मुस्लिम भड़क गए और मुस्लिम ने अपनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। 1907 सूरत स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है दो भागों में। काफी ज्यादा मतलब उनका आंदोलन सारे बंद हो जाते हैं, जितना वर्क चल रहा था, इतना अच्छे से चल रहा था, सब कुछ स्टॉप हो जाता है। आगे देखेंगे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म आता है, जिसमें वो मुस्लिम को इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल प्रोवाइड करने तक की बात कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया था, ऑलरेडी वो जो उनका मकसद था वो पूरा हो चुका था। अब वो उन्होंने हटाया तो कुछ फायदा नहीं हुआ, और साथ ही साथ इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस नाम से भी जाना जाता है। तो क्या था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, आइए जानते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। तो देखिए 1911 में क्या होता है, जॉर्ज फिफ्थ अपनी वाइफ मैरी के साथ इंडिया आते हैं। जॉर्ज फिफ्थ नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। हमने सोचा इसी क्लास में पढ़ा देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द किया गया था, तो हमने इसी क्लास में ला दिया इसको, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस को। हालांकि इसका सेपरेट लेक्चर बनता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस का, समझिएगा इसको। देखिए होता क्या है, जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी भारत आए, ठीक है, और इनके वेलकम के लिए सजाया गया दिल्ली दरबार। आपने बहुत बार सुना होगा लुटियंस की दिल्ली। उस समय जो लुटियंस थे, उन्होंने, एडविन लुटियन, उन्होंने दिल्ली को, जो आज की आप दिल्ली देख रहे हैं, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन और जो रोड है, पार्लियामेंट, ये सब उन्होंने डिजाइन किया। तो लुटियंस की दिल्ली। और उसी 1911 में किसके स्वागत के लिए, इंडिया गेट में इनके स्वागत के लिए, जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया 1911 में। वाइसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। याद रखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा डीप में है, बहुत ही ज्यादा, यूपीएसआई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। तो उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। और एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने सजाया दिल्ली को, दिल्ली तैयार किया, इंडिया गेट बनाया, पार्लियामेंट बनाई, राष्ट्रपति भवन बनाया, ये सब तैयार किया। इंडिया गेट का डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटे द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्स हैं, आपको याद करनी पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फर्स्ट पर्सन जो था पार्लियामेंट में जाने वाले, वो कौन था, लॉर्ड इरविन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब किया गया, दिल्ली तैयार की गई, दिल्ली सजाया गया, इसको बोलते हैं। यहीं से बोला जाता है लुटियंस की दिल्ली। कौन बनाया, लुटियंस की दिल्ली, इसीलिए बोलते हैं, एडविन लुटियन नहीं बनाया था। ये जो आप इंपॉर्टेंट जिसको आप देखते हैं, जिसको आप आज भी टीवी या न्यूज चैनल खोलेंगे तो वहीं से कैमरा शुरू होता है पार्लियामेंट की फोटो के साथ। हालांकि वो आज हमारी पार्लियामेंट है, लेकिन ये उन्होंने बनाई थी। अब तो चेंज हो रहा है, 2022 में उम्मीद है कि भारत के पार्लियामेंट आ जाएगी, नई पार्लियामेंट आ जाएगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट, दिल्ली और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जो बीच का रोड है, अगल बगल के जो पेड़, मतलब जो सब कुछ था, ये उस समय तैयार किए गए थे लुटियंस के द्वारा, स्वागत के लिए जॉर्ज द फिफ्थ की। अब क्या होता है, जॉर्ज फिफ्थ आते हैं, और जैसा कि उम्मीद थी कि ये बंगाल पार्टीशन रद्द कर देंगे, इन्होंने बंगाल पार्टीशन रद्द कर दिया कि नहीं, जो बंगाल अलग अलग किया गया था अब वापस एक हो जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि अब जो कैपिटल है, जो उनकी उस समय कैपिटल हमारी क्या हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी, उसको हम शिफ्ट कर देंगे दिल्ली में। पहले हमारी कैपिटल दिल्ली नहीं थी, हमारी क्या उस समय भारत की कैपिटल ऐसी कोई बात नहीं थी, जो ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। अब उस समय उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहाँ, दिल्ली, और वहां से दिल्ली कैपिटल हमारी बन गई, और आज तक हमारी राजधानी क्या है, दिल्ली। इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से नाम से जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसके एक षड्यंत्र के तहत कि भाई वहां रहेंगे तो फिर से वही चीजें उत्पन्न होगी कलकत्ता में,
हिंदू मुस्लिम एक होंगे, और उसको तो एक करना था, पार्टीशन को समाप्त करना था, वरना देख रहे थे कितने तगड़े से विरोध हो रहा था। अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया। तो बंगाल पार्टीशन को रद्द किया, साथ ही साथ ये ऑर्डर दे दिया कि कलकत्ता को शिफ्ट कर दो। कलकत्ता को कहां शिफ्ट कर देना है? दिल्ली शिफ्ट कर देना, मतलब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दो। 1911 में ये ऑर्डर दिया गया और 1912 में फाइनली शिफ्ट कर दिया गया। जो भी क्वेश्चन आपके इसमें कब ऑर्डर आया, अरुणडेल कमेटी थी एक, उसके तहत बनाया गया पूरा जैसे होता है नहीं, पर्चा बनाया गया, मतलब एक रूपरेखा तैयार की गई, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, कैसे कैसे काम होगा। अरुणडेल कमेटी उसको बोला जाता है। 1911 उसके तहत कलकत्ता फाइनली शिफ्ट कर दी जाती है। 1912 को दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है, अपनी भारत की कैपिटल, ब्रिटिश कैपिटल को बोल सकते हैं उस समय की, और इसी को बोलते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कैसे बंगाल पार्टीशन हुआ, उसके बाद कैसे हम लोगों ने बहुत ही जोर तोड़ तरीके से उनका विरोध किया, और 1911 में फाइनली जॉर्ज फिफ्थ जब आते हैं तो बंगाल पार्टीशन को रद्द किया जाता है। कुछ फैक्ट्स एक दो चीज जान लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। रास बिहारी बोस, देखिए घोष नहीं, दो लोग थे, रास बिहारी घोष भी थे और रास बिहारी बोस थे। तो ये जो बोस की बात करें इसीलिए हमने इसको सर्किल किया हुआ है। रास बिहारी बोस एक थे, उन्होंने जो 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ आए थे ना, तो इन पर बम फेंका था। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, मरे नहीं थे वो, तो उन पर बम फेंका था दिखाने के लिए कि भारत विरोध करेगा। वो कहते नहीं, भगत सिंह ने जो किया था ये इन्होंने इसके पहले ही कर दिया था। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो ये कुछ उसी तरह का था। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि जॉर्ज फिफ्थ को मार देंगे, ये भी एक तरह से वैसा ही था, बम फेंका गया था, अंग्रेज हिल जाए कि नहीं यार पूरी तरह से अब भारतीय तैयार है अपोज करने के लिए। और उसके बाद ये भाग गए थे। आगे चलकर ये इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करते हैं, मोहन सिंह को ज्वाइन करते हैं, कैप्टन मोहन सिंह को। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में आता है, इस वजह से हमने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को और कनाडा में रह रहे इंडियंस ने गदर पार्टी की स्थापना की। उसमें मेन कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की? गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहां पर लोगों को अवेयर किया जा रहा था, अमेरिका और कनाडा में अवेयर कर रहे थे कि देखो ब्रिटिशर्स भारत में क्या कर रहे हैं, ये बाहर तो अपने देश में डेमोक्रेसी खेलते हैं और भारत में क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, सिविल राइट्स का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो ये वहां पर भी अवेयर कर रहा था और बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा था। क्योंकि जब बाहर से, आज भी देखते हैं अगर कोई बाहर से न्यूज आ जाती है तो हमको मानना पड़ जाता है कुछ चीजों को, तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जाते जाते हमने सोचा इनको बता देते जो उसी से रिलेटेड थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कंप्लीट बंगाल विभाजन, उसके बाद 1911 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के, जिसके तहत बंगाल को वापस जोड़ दिया गया और साथ ही साथ भारत की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी गई। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा मजा आया होगा पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड जय हिंद।